हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके EMRS के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, है ना। आपके लिए बहुत कम समय है, तो आप जितनी फास्ट, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं TGT बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल पेपर्स, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 2 के 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज 45 क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग UP TGT, PGT, GIC, LT या फिर हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डियर एस्पायरेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज 40 नंबर 6, है ना। 46 वैस्कुलर बंडल्स इन रूट्स आर। रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, ये आपको बताना है। रेडियल एंड एक्सार्क फॉर्म्ड सेंट्रीपिटल मैनर में, बोथ A एंड B, या फिर रेडियल एंड इंडार्च। रेडियल एंड इंडार्क हम सभी जानते हैं जो रूट में वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, रेडियल एंड एक्सटार होता है, और इसके साथ साथ ये सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, A एंड B बोथ करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक गर्डिल ऑफ मैमल्स, पेक्टोरल गर्डिल ऑफ मैमल्स, स्कल ऑफ फ्रॉग, या फिर स्पर्म ऑफ मैमल्स। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होती है, तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है क्लेविकल बोन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लेविकल बोन में। जो क्लेविकल बोन है इसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और ये हमारे पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, पेक्टोरल गर्डिल ऑफ मैमल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक बेस्ड ऑन। जो क्रोमोसोम है दैट इज मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, इनको किसके बेस पर इन 4 तरीके के क्रोमोसोम्स में क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्म, पोजीशन ऑफ आर्म, स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोकोर, या फिर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, या फिर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ना, इनको सेंट्रोमियर की पोजीशन पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर हम बात करें मेटासेंट्रिक की, तो मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मिडिल में, तो ये B शेप्ड के होते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड होता है, यानी कि एक आर्म थोड़ा सा छोटी होती है और एक आर्म लॉन्ग होती है, तो इसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक जो है ये L शेप्ड होता है। एंड जो एक्रोसेंट्रिक है इसमें सेंट्रोमियर शॉर्ट आर्म की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे इंड की तरफ, तो इसे हम एक्रोसेंट्रिक कह देते हैं। और जो एक्रोसेंट्रिक है ये J शेप्ड होता है। याद रखना, शेप्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड टीलोसेंट्रिक की बात करें तो टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इस तरीके से टिप पर प्रेजेंट होता है, आर्म की टिप पर।
तो ये कैसा होता है, ये आई शेप्ड होता है। क्लियर। तो इन क्रोमोसोम्स को इनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन पर क्लासिफाई किया गया है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटोमा इन्फेस्टेंस इज द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ। ट्राइटोमा इन्फेस्टेंस किसकी लाइफ साइकिल की इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट है? लिस्मानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, लिस्मानिया ट्रॉपिका या फिर सिस्टोमा हिमेटोबियम। सिस्टोमा हिमेटोबियम। तो अगर बात करें लिस्मानिया डोनोवानी की, तो लिस्मानिया डोनोवानी जो है ये दमदम फीवर कॉज करता है। एंड इसके वेक्टर या सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सैंड फ्लाई होता है, सैंड फ्लाई। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ये फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर्स है ना, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो इसका जो इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट है ये क्या है, किसिंग बग है। किसिंग बग जिसको हम ट्राइटोमा इन्फेस्टेंस कहते हैं, ट्राइटोमा इन्फेस्टेंस कहते हैं। और ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजी चागास डिजीज़ को कॉज करता है, चागास डिजीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करें सिस्टोमा हिमेटोबियम की, तो जो सिस्टोमा है ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है। इससे कॉमनली हम ब्लड फ्लूक भी कह देते हैं, ब्लड फ्लूक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। मसल सेल में जो टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ये हमारी मसल सेल है और ये मसल सेल का एक सार्कोमियर है। इसमें जो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर्स या इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन होते हैं या इनफोल्डिंग होते हैं अंदर की तरफ। ये कैल्शियम आयन का स्टोर करते हैं, कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। जो मसल सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, सार्कोलेमा। एंड जो टी ट्यूब्यूल्स हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मसल्स में हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट जीन इज इन मैन इज। मैन में सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सी है और ये किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है? डिस्ट्रोफिन फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम, इंसुलिन जीन फाउंड ऑन क्रोमोसोम 1, बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो सभी जानते हैं जो लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन में ये क्या है, डिस्ट्रोफिन। और डिस्ट्रोफिन जो है एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशंस टू ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी इज कॉल्ड। सीड डॉर्मेंसी को हम किस हार्मोन से ब्रेक कर सकते हैं? और इसके साथ साथ हम सीड डॉर्मेंसी को लो टेम्परेचर पर भी ट्रीट करके उसकी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। जब सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देंगे तो सीड क्या करेगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर। तो जब हम सीड को लो टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्कैरिफिकेशन, वर्नलाइजेशन,
डिस्टिलेशन या फिर स्टार्टिफिकेशन या फिर स्ट्रैटिफिकेशन। तो देखिए हम सीड को लो टेम्परेचर भी ट्रीट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पर भी इसे हम ट्रीट कर सकते हैं, और इससे हम किसी इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी इसकी हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक निडल वगैरह से हम इसके सीड कोट को ब्रेक कर देंगे, है ना। जो कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनके सीड कोट काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे हम बात करें अगर पाम डेट की, है ना, तो उनमें हम उनके सीड कोट को ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम सीड कोट को किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ब्रेक करते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जब हम सीड को लो टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं तो इस कंडीशन को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लो टेम्परेचर पर, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैटिफिकेशन। इसके अलावा जो प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो प्लांट हार्मोन है ये क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए ये प्रमोट करता है। ये जो एब्सिसिक एसिड है ये सीड डोरमेंसी कराता है, ये इनहिबिटर है सीड जर्मिनेशन का, ठीक है। यह सीड जर्मिनेशन का इनहिबिट करता है, ये सीड को डोरमेंसी स्टेट में रखता है। लेकिन जो जिब्रेलिक एसिड है ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एक बार प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। प्लांट हार्मोन 5 टाइप्स के हैं। ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक एसिड, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेकिन ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। एथाइलिन हार्मोन गैसियस हार्मोन है, जिसको हम इन दोनों का इंटरमीडिएट समझते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। जो एथाइलिन हार्मोन है ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है ना, फल पकाने में ये हेल्प करता है। क्लियर। तो आपको इन 5 टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स को याद रखना है और इनके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन pollen is transferred from anther of a flower to stigma of the another flower of the same plant, it is referred to as। जब पोलन, ठीक है, जब पोलन ग्रेन अपने सेम स्पीसीज के प्लांट से, ठीक है, सेम स्पीसीज के प्लांट से, लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग है, मेल फीमेल फ्लावर अलग हैं। तो ये सपोज करिए मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, प्लांट कैसा है, सेम है, ठीक है, सेम प्लांट और मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं। तो फीमेल फ्लावर के एंथर्स जो है, मेल फ्लावर के एंथर्स जो है फीमेल की स्टिग्मा पर लैंड करते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस टाइप के हम पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एलोगेमी, जीनोगेमी, जिटनोगेमी या फिर ऑटोगेमी। आई होप आप समझ पाए होंगे। सेम प्लांट है, ठीक है, और मेल फ्लावर अलग है एंड फीमेल फ्लावर अलग ब्रांच पर है ना। तो फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, प्लांट सेम है। तो ऐसी कंडीशन हमें किस टाइप के पॉलिनेशन में देखने को मिलती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिटनोगेमी। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करें, पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है। देखिए पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 मेथड्स आती हैं, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ऑटोगेमी कब होता है, जब सेम प्लांट है और मेल एंड फीमेल फ्लावर या मेल एंड फीमेल
गैमेट्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तब हमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, यानी कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन आएंगे, ठीक है, इसके एंथर से जो पोलन ग्रेन सेट ऑफ होंगे वो फीमेल की स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे। तो अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन किया, पॉलिनेशन हुआ, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और इस मेथड्स को हम ऑटोगेमी कहते हैं। जिटनोगेमी की बात करते हैं तो इसमें सेम प्लांट है लेकिन अलग अलग ब्रांच पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है, ठीक है। जेनेटिकली कैसा होता है, अगर जेनेटिकली देखा जाए तो एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन है, एक ही प्लांट की जो स्टिग्मा है ना, ओवरी है, तो ये क्या है, जिटनोगेमी जो प्रोसेस है ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर हम फिजिकली बात करें या फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। क्लियर। एंड उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन में आता है आपका एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या हम कहते हैं, एलोगेमी। एलोगेमी में भी दो प्रोसेस होती हैं, दो मेथड्स हैं, एक आपकी जीनोगेमी एंड एक आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जीनोगेमी में डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट यानी कि दो अलग अलग प्लांट पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो अलग अलग प्लांट पर मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे, है ना। लेकिन ये दोनों ही प्लांट सेम स्पीसीज के होंगे, ठीक, सेम स्पीसीज के। तो सेम स्पीसीज के प्लांट्स हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स पर मेल फीमेल फ्लावर हैं। तो जब इनके बीच पॉलिनेशन होगा तो हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे और इस मेथड्स को हम जीनोगेमी कहते हैं। और एलोगेमी के अंतर्गत और भी क्या आता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आता है, जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को अपने डिज़ायर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में, ठीक है, फीमेल फ्लावर में इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मेथड्स है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। उसमें भी मोनोसियस और डायोसियस फ्लावर्स में आपको याद रखना है, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की 3 स्टेप्स होती हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। तो उसे हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको समझ में आया। पॉलिनेशन दो तरीके का, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी और जिटनोगेमी आता है, जिसमें ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और ये सेम फ्लावर सेम प्लांट है। जिटनोगेमी में सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, उनके बीच पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में दो मेथड्स हैं, एलोगेमी जिसमें हमारी दो मेथड्स हैं, जीनोगेमी और आर्टिफिशियल डाइहाइब्रिडाइजेशन। जीनोगेमी में डिफरेंट प्लांट हैं, डिफरेंट फ्लावर हैं, लेकिन प्लांट जो हैं वो सेम स्पीसीज के हैं। उनके बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है और इस मेथड्स को जीनोगेमी कहेंगे। क्लियर। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप। जीनोटाइप इसके पास क्या है, AAVVCC, है ना। आपको यहाँ क्या बताना है, आपके पास ये जीनोटाइप है AAVC, और इनके बीच जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें क्या गैमेट्स मिलेंगे, कितने टाइप्स के हमको यहाँ पर गैमेट्स मिलेंगे, ये आपको बताना है। जब इनके बीच फर्टिलाइजेशन हुआ,
है ना। तो हमें यहाँ पर कितने टाइप्स के गैमीट्स मिलेंगे? क्या आपको याद है इसका फार्मूला कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स कैसे निकालते हैं? देखिए, जो हमारे पास जीनोटाइप गिवन रहता है, हमको जीनोटाइप में देखना होता है कि यहाँ पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस हमारे पास एक है ना, और होमोजाइगस 2 हैं। सिमिलरली इधर भी होमोजाइगस 2 हैं और हेट्रोजाइगस हमारे पास 1 है। तो हम इसको निकाल सकते हैं, देखिए, टू दी पावर n, ठीक है, नंबर ऑफ या फिर टाइप ऑफ गैमिट्स, टाइप्स ऑफ गैमिट्स इक्वल टू दी पावर n, जहाँ n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, तो हमारे पास हेट्रोजाइगस कितना है, 1 है, टू दी पावर 1। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के गैमिट्स आएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के गैमिट्स आएंगे। और अगर हम जनरली देखें तो देखिए, यहाँ से इसके साथ ही होगा तो ए हमको मिल जाएगा, है ना, और फिर इसके साथ होगा तो हमारे पास बी मिल जाएगा, और इसका ऐसे होगा तो हमारे पास सी और सी मिल जाएगा, है ना। तो भी हमारे पास 2 ही टाइप के गैमेट्स मिले, है ना, 2 ही टाइप के गैमेट्स मिले, एक ये टाइप का और ये जो होमोजाइगस है। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 2 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। कोकोनट का जो वाटर है एंड कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है? मीजोकार्प, एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म या फिर इंडोकार्प। कोकोनट फ्रूट कैसा है? कोकोनट फ्रूट ड्रू फ्रूट के अंतर्गत आता है। ड्रू फ्रूट यानी कि इसकी इंडोकार्प कैसी होगी? हार्ड एंड स्टोनी होगी। ऐसे फ्रूट्स जिनकी इंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी होती है, ऐसे फ्रूट्स को हम ड्रू फ्रूट कहते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास कोकोनट है और ये इसकी सबसे आउटर पार्ट है जिसे हम ईपीकार्प कहते हैं, ईपीकार्प। उसके बाद क्या होता है? मीजोकार्प, एंड उसके बाद क्या है? दैट इज इंडोकार्प, इंडोकार्प के अंदर क्या है? इंडोकार्प के अंदर ये लिक्विड है ना, लिक्विड है, और इसका वाइट कलर का कर्नल पार्ट है जिसे हम लोग खाते हैं। तो ये क्या है? दैट इज इंडोस्पर्म, है ना। इंडोकार्प के अंदर क्या होगा? इंडोस्पर्म होगा। तो जो कोकोनट का ये लिक्विड वाटर है एंड एडिबल पार्ट जिसे हम कर्नल कहते हैं, इसके एडिबल पार्ट को क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं, जो वाइट कलर का होता है जिसे हम लोग खाते हैं। और जो ये इसका लिक्विड है इसे हम कोकोनट वाटर कहते हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही इंडोस्पर्म है ना, ये दोनों ही क्या हैं? इंडोस्पर्म है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंडोस्पर्म है। कोकोनट का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? बताइए। कोकोनट का बॉटेनिकल नेम होता है कॉकस न्यूसीफेरा, कॉकस न्यूसीफेरा, याद रखना, कॉकस न्यूसीफेरा। कोकोनट का जो मीजोकार्प है ये कैसा होता है? फाइब्रस होता है,
और सबसे ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होता है जिसे हम कॉयर कहते हैं। ये पानी में चलने वाली शिप या जो जहाज़ होती हैं उनकी कॉर्ड रस्सी बनाई जाती है, इसे हम कॉयर कहते हैं। याद रखना, केवल कोकोनट ही एक ऐसा फ्रूट है जहाँ से हमें फ्रूट फाइबर ऑब्टेन होते हैं। क्लियर। जो इसका इंडोस्पर्म है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी ये कैसा है, सिनोसिटिक, इसमें सिनोसिटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकोनट से एक बात और आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि जो कोकोनट है इसमें पॉलिनेशन किस टाइप का होता है, तो आप याद रखना इसमें इसका जो सीड डिस्पर्सल है ये कैसे होता है, तो वाई विंड होता है ना, ये कैसा होता है, वाई विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी ग्रेटर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। तो कितने टाइम्स मोर एफिनिटी होती है, 1000 टाइम्स, 200 टाइम्स, 20 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स, या फिर 2 टाइम्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के कंपेयर में। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 200 टाइम्स। याद रखना आप, जो हीमोग्लोबिन है ये एक क्वाटर्नरी प्रोटीन है, क्वाटर्नरी एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स हैं, देखिए हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीनीसियस पार्ट है, ग्लोबिन कैसा है, प्रोटीनीसियस पार्ट है, और हीम क्या है, पिगमेंट है जो कि नॉन प्रोटीनीसियस पार्ट है। क्लियर। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होती हैं। ये आपका हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेटली 574 एमिनो एसिड की चैन होती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। कुछ आपको ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और उनके कॉमन नेम। डेंटेलियम को हम कॉमनली क्या कहते हैं, ब्रिटिल स्टार, कटल फिश, सी अर्चिन, टस्क सेल या फिर सी लिली। जो डेंटेलियम है ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है और इसे हम टस्क सेल कहते हैं, टस्क सेल। ओफ्यूरा, जो ओफ्यूरा है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है और इसे हम ब्रिटल स्टार कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्रिटल स्टार। एंटीडॉन, ये भी आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है और इसे हम सी लिली कहते हैं। एकाइनस को कॉमनली हम सी अर्चिन कह देते हैं, सी अर्चिन, ये भी इकाइनोडर्मेटा का है। और सीपिया को हम कटल फिश कहते हैं, सीपिया को क्या कहते हैं, कटल फिश। और सीपिया फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, यानी कि फाइलम मोलस्का का मेंबर से क्लास सिफेलोपोडा। फाइलम मोलस्का क्लास सिफेलोपोडा में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दैट इज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप हमें बताएंगे डेविल फिश किसे कहते हैं और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, डेविल फिश। सो यहाँ पर आपके पास करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ए 4th और बी 1st। आप मैच कर लेंगे,
ए फोर्थ, बी फर्स्ट, सी फिफ्थ, डी आपका थर्ड और ई आपका सेकेंड। ये आप मैच कर लीजिए। डेविल फिश हम ऑक्टोपस को कहते हैं। ऑक्टोपस जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और क्लास सिफेलोपोडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड। पॉलिनेशन एजेंसी की अगर बात करें, है ना, पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो फीमेल फ्लावर की ओवरी है ना, ओवरी के स्टिग्मा पर किसी एजेंसी के थ्रू लैंड करते हैं, वो चाहे एबायोटिकल एजेंसी हो या फिर बायोटिकल एजेंसी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बैट्स पूछा गया है। बैट्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो इस मेथड्स को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑरिन्थोफिली या फिर नन ऑफ दिस। तो एनिमोफिली की बात करें तो इसमें बाय विंड पॉलिनेशन होता है, बाय विंड, है ना, बाय विंड। हाइड्रोफिली की बात करें तो इसमें वाटर, बाय वाटर। एंड ऑरिन्थोफिली की बात करें तो इसमें बाय बर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। एक बार हम देखेंगे पॉलिनेशन की एजेंसी, कितने टाइप्स के एजेंसीज हैं या फैक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। प्लीज़ बी अटेंटिव, आप इसे नोट भी कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एजेंसीज और फैक्टर बिहाइंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पीछे कौन कौन से एजेंसीज या फैक्टर वर्क करते हैं। तो दो तरीके के फैक्टर हो सकते हैं, ए बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर में दो तरीके का होता है, बाय एयर एंड बाय विंड। बाय एयर यानी कि जब एयर या हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो हम इसे एनिमोफिली कहते हैं। जैसे जो हायर प्लांट्स हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कोकोनट में, या इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो पोलन ग्रेन है वो लाइट वेट के होना चाहिए, स्टिकी नहीं होने चाहिए, है ना, और जो है इनमें फ्लेजिला होना चाहिए। जैसे जो पाइनस का पोलन ग्रेन है ना, जो पाइनस का पोलन ग्रेन होता है उसमें विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम सैकस कहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या क्राइटेरिया होने चाहिए बाय एयर के लिए। एंड बात करें अगर हम बाय विंड, सॉरी ये वाटर, यहाँ पर आप वाटर करेंगे बाय वाटर, बाय इंड या बाय एयर एक ही बात है, एनिमोफिली। बाय वाटर की बात करें, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, है ना, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है और इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो पोलन ग्रेन है वो लाइट वेट के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होने चाहिए और ये रिबन शेप्ड होने चाहिए। ठीक है, रिबन शेप्ड, या जिससे कि ये वाटर में डूबे नहीं। तो ये कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, तभी इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो पाएगा। तो जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर बात करें हम बायोटिक फैक्टर या बायोटिक एजेंसीज की, तो इनमें मोस्टली ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन होगा, जो इसे हम कॉमनली जूफिली कह देते हैं। अब जूफिली में कई तरीके से हो सकता है। देखो, जूफिली में अगर बाई इंसेक्ट हो रहा है तो हम इसे एंटीमोफिली कहेंगे। और 80%, ध्यान से सुनेंगे आप, 80% पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट होता है, और उसमें भी कौन, हनी बी एंड बटरफ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हनी बी एंड बटरफ्लाई। जैसे अगर हम बात करें फैमिली कंपोजिटी की, फैमिली लिलिएसी की, तो इनमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है हनी बी और बटरफ्लाई के थ्रू। तो जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है इन्हें हम एंटीमोफिली कहते हैं। क्लियर। एंड जब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स होता है,
बाई बर्ड्स जब पॉलिनेशन होता है तो हम इसे ऑरिन्थोफिली कहते हैं। एंड जब पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू, है ना, तो हम इसे कायरेप्टेरोफिली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। बैट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो हम इसे कायरेप्टेरोफिली कहते हैं। और कदम प्लांट में और सॉसेज प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो बाई बैट्स होता है और इसको हम क्या कहते हैं, कायरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट, जब पॉलिनेशन बाई एंड्स होता है, बाई एंड्स, चींटियों की हेल्प से जब पॉलिनेशन होता है तो इसे हम मिर्मेकोफिली कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, तब हम इसे क्या कहते हैं, मिर्मेकोफिली। एंड जब पॉलिनेशन स्नैक के थ्रू होता है, जैसे स्नैक प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो स्नैक के फन जो होता है उस तरीके के होते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन स्नैक के थ्रू होता है और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओफियोफिली। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मोलस्कन्स या स्लज के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे हम मलैकोफिली कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं, स्टेरॉयड हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। आप अपने आप से आंसर करने की कोशिश ज़रूर किया करें। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का कंपोजिशन होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे पास 5 टाइप्स की हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। जिसमें अगर मॉलिक्यूलर बेस की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो IgM का। IgM एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, ये पेंटामेरस होती है। इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अगर इसकी हम बात करें कंसंट्रेशन या हाफ लाइफ के बेसिस पर, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन या लाइफ स्पॉन किसका ज़्यादा होता है, तो IgG का, उसके बाद IgA का, फिर IgM और फिर IgD का और फिर IgA का। जो एंटीबॉडी IgA है ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, IgE एंटी एलर्जिक एंटीबॉडी है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बी सेल्स प्रोवाइड CMI इंटरफेरेंस प्रिवेंट द निगबोरिंग सेल्स एज द एज इंक्रीज थाइमोसिन इंक्रीज T cells produce antibodies। T cells produce antibodies। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी सेल प्रोवाइड CMI, ये तो आपका गलत है। इंटरफेरोन्स प्रिवेंट द निगबोरिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंटरफेरोन्स की डिस्कवरी किसने किया था, आइजैक्स एंड लिंडमैन ने इंटरफेरोन्स की डिस्कवरी की थी। इंटरफेरोन्स क्या है, जब हमारी सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती हैं। सपोज करिए ये जो सेल्स हैं ये वायरस से इन्फेक्टेड है ना, वायरस ने इनको इन्फेक्ट किया है, तो जो इनकी निगबोरिंग सेल्स हैं
ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जो कि एंटी वायरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। वायरस की इन्फेक्शन को इनहिबिट करती हैं ताकि जो नेक्स्ट की ये सेल्स हैं ये इन्फेक्ट ना हो सकें, इसलिए। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसी को आइजैक्स एंड लिंडमैन ने इंटरफेरॉन्स कहा था। इंटरफेरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, इंटरफेरॉन 3 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ सेल्स, है ना, इनकी सेल के प्रोडक्शन के बेसिस पर। इंटरफेरॉन अल्फा ल्यूकोसाइट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इंटरफेरॉन बीटा फाइब्रोब्लास्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इंटरफेरॉन गामा लिम्फोसाइट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप नोट कर लेंगे। आपसे पूछा जाता है कि जो इंटरफेरॉन अल्फा है इसको कौन सी सेल्स सिक्रीट करती हैं, तो एक्चुअली इंटरफेरॉन जो है ये एंटीवायरल इनहिबिटर हैं, है ना, एंटीवायरल हैं। तो इनको मेनली जो WBCs की सेल्स होती हैं वही सिक्रीट करती हैं, है ना। उसमें भी आपको ये टाइप्स याद रखने हैं। ल्यूकोसाइट्स अल्फा इंटरफेरॉन सिक्रीट करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल बीटा इंटरफेरॉन सिक्रीट करती हैं। लिम्फोसाइट सेल्स गामा इंटरफेरॉन सिक्रीट करती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल अ पर्सन वॉक्स क्लूम्यूसली बिकॉज द एल्कोहल अफेक्ट्स हिज। किसी पर्सन ने, है ना, या जो एल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं उन्होंने एल्कोहल को ड्रिंक किया, उसके बाद जब वो पर्सन चलता है तो वो क्या हो रहा है, उसकी जो बॉडी पोस्चरिंग है वो मेंटेन नहीं है, उस चलने में लड़खड़ाता है। तो ऐसे में हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर स्पाइनल कॉर्ड, सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। एल्कोहल का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे सेरिबेलम में, और जो कि हमारी बॉडी पोस्चरिंग को मेंटेन करता है। जो सेरिबेलम है ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम ये पार्ट्स आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। फाइसेलिया, पेंटुला, गॉर्गोनिया एंड मीनराइना, इनके कॉमन नेम से इन्हें मैच करना है। तो फाइसेलिया को हम क्या कहते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार। पेंटुला को हम सी पेन कहते हैं। गार्गोनिया सी फैन, और मीनराइना क्या है? ब्रेन कोरल। आप हमको बताएंगे ये सभी के सभी मेंबर्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये सभी मेंबर किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? चलिए इसको आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ CBD जो डक्ट है ये किसके जॉइनिंग से बनती है? ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। पैंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट, या हिपैटिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। देखिए ये हमारा लीवर है ना, ये राइट लोब है लीवर का, और ये लेफ्ट लोब है लीवर का, और ये हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। राइट लोब से, लीवर के राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट निकलती है। लेफ्ट लोबर से, जो लेफ्ट लोब है इससे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकलती है। उसके बाद जो ये हिपैटिक डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट जो है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इसी से गॉल ब्लैडर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट ज्वाइन हो जाती है।
तो अब हमारे पास जो ये डक्ट है, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, CBD। कॉमन बाइल डक्ट क्यों? क्योंकि जो लीवर से है ना, लीवर का जो सिक्रीशन आएगा और गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये आकर यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट से आकर ज्वाइन हो जाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से ज्वाइन हो जाती है। तो बताइए अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 देखेंगे। फॉर द स्ट्रेंड सेपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग DNA replication, which of the following set of enzyme and proteins are required? DNA रेप्लिकेशन के दौरान स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, है ना, सपोज करिए ये आपका DNA प्रेजेंट है ना, ये आपका DNA प्रेजेंट है ना, और DNA में ये क्या है? इसके बेस पेयर्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच। तो स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किस एंजाइम की रिक्वायर होगी? दैट इज हेलिकेज एंजाइम, है ना, हेलिकेज एंजाइम। एंड स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए यानी कि स्ट्रैंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये फिर से रिजॉइन ना कर जाएं, इसके लिए यहाँ पर स्ट्रैंड में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएगी, है ना, वो बाइंड कर लेगी। उसके बाद जब ये DNA ओपन हो रहा है यहाँ से, है ना, ये हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और ये DNA इस तरफ खुलता जा रहा है। तो यहाँ पर सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करने के लिए कौन आएगा? टोपोआइसोमरेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, गायरेज, प्राइमेज, या फिर टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, या फिर गायरेज, लाइकेज, प्राइमेज, या फिर टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज एंड सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। तो आप सभी को समझ आया है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टोपोआइसोमरेज एंजाइम एंड हेलिकेज एंजाइम एंड सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosome in an organism. This phenomena is called as, क्या हो गया है? टीलोफेज स्टेज के बाद, है ना, सेल डिवीजन में टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस फेल हो गई है ना। क्या हो पाया था? अभी यहाँ पर केवल कैरियोकाइनेसिस हो पाई थी, है ना। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, लेकिन डिसफंक्शन के कारण सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया जिससे क्या हुआ? उस सेल में होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया। जो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम था उसके नंबर इंक्रीज हो गए, ठीक है, वो अपनी दूसरी सेल में नहीं जा पाए, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी या फिर डिप्लॉइडी, या फिर डिप्लॉइडी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पर हमें पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी होगा, एन्यूप्लॉइडी। एक बार आप चेक कर लीजिए, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 2n+1,
2n+2 है ना, ये कंडीशन देखने को मिलती है, 2n+3। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एन्यूप्लॉयडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशहारा चार्ट इज यूज टू डिटेक्ट। इशहारा चार्ट को कब यूज़ करते हैं और क्या डिटेक्ट करने के लिए? ट्यूबरक्लोसिस, आई साइट प्रॉब्लम में, या फिर कलर ब्लाइंडनेस में, या फिर डायबिटीज़। तो जब जिन पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है तो उनको कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए इशहारा चार्ट को यूज़ किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो जो टीबी के लिए हम टेस्ट करते हैं उसे हम मॉन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आप हमें बताना एलाइजा टेस्ट किसके लिए करते हैं? एलाइजा टेस्ट हम आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप देखिए आपको चीज़ें कितना याद हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीछे आप चीज़ें भूल रहे हैं, है ना? तो आप ये हमें बताएंगे। आप अपनी नोटबुक पर जितने भी क्वेश्चंस हम देते हैं उन्हें आप नोट करेंगे और उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो टेस्ट करते हैं उसे हम मॉन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर अनपेयर्ड है, यानी कि सिंगल प्रेजेंट होती है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर टेस्टिस। तो हम सभी जानते हैं जो टेस्टिस हैं ये पेयर्ड में होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये भी पेयर्ड होती है, और दो इस तरीके से सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना? तो जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये भी कैसी हैं? पेयर्ड होती हैं, जिनमें जो सेमिनल है फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड स्टोर होता है। और अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की तो ये सिंगल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? सिंगल होती है। तो ये सभी आपके कैसे हो गए? वन पेयर्ड, वन पेयर्ड, वन पेयर्ड। लेकिन ये कैसा? अनपेयर्ड है या फिर सिंगल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्टेट ग्लैंड। आप बताना हमें जो सेमिनल फ्लूइड है इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है? सेमिनल फ्लूइड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? तो आप याद रखना ह्यूमन बींग्स में सिर्फ और सिर्फ सेमिनल फ्लूइड में फ्रैक्टोज प्रेजेंट होता है, फ्रैक्टोज। और किसी भी सेल्स में या और कहीं पर भी ह्यूमन बॉडी में फ्रैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, केवल सेमिनल फ्लूइड में फ्रैक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एसोसिएटेड विथ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज। अम्बिलिकल कार्ड है ना, जो ये अम्बिलिकल कार्ड है ये बेबी से जो अटैच है ये अम्बिलिकल कार्ड। ये अम्बिलिकल कार्ड में जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, या फिर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। सो करेक्ट क्या हो गया? जो अम्बिलिकल कार्ड होती है ये जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू से एसोसिएटेड होती है। इसमें जो टिश्यू हैं ये कैसे होते हैं? जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो उसके बाद जो जाइगोट बनता है या जो एम्ब्रियो बनता है उसमें से कौन सी स्टेज का इम्प्लांटेशन होता है? एम्ब्रियो,
ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट या फिर फीटस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनोमिस्ट डिस्क्राइब्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। किस टैक्सोनोमिस्ट ने फ्लावरिंग प्लांट्स को फैमिलीज में क्लासीफाई किया है? बेंसन, हुकर, तख्ताजन या फिर हचिंसन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। प्लांट्स को, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको फैमिलीज में हचिंसन ने क्लासीफाई किया था। ओके। बेंथम एंड हुकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके। तो आज आपकी क्लास के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास ज्वाइन किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें, और जितने भी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट्स हैं वो सभी लोग भी इन क्लासेस को ज़रूर अटेम्प्ट करें, है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स प्रोबेबली लास्ट दिसंबर तक होने वाले हैं। तो सभी लोग इन क्लासेस को सॉल्व करें, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।